हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका होम साइंस वर्ल्ड में। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में। ये इसका पार्ट 1 होगा, जिसमें हम जानेंगे जो शिक्षण अभिक्षमता है वो क्या है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, उसके मॉडल्स क्या हैं, मेथड्स क्या हैं, लेवल्स क्या हैं, इन सभी के बारे में बात करेंगे। ये जो टीचिंग एप्टीट्यूड की यूनिट है आपकी, ये यूजीसी नेट JRF पेपर फर्स्ट की यूनिट है। तो आइए जानते हैं। तो शिक्षण अभिक्षमता यानी टीचिंग एप्टीट्यूड होता क्या है। तो देखिए, शिक्षण का अर्थ होता है सीख देना या फिर सिखाना, ये इसका अर्थ होता है। व्यापक अर्थ में शिक्षा का तात्पर्य है औपचारिक या अनौपचारिक रूप से आजीवन सीखते रहना, किंतु संकुचित रूप से जो शिक्षा होती है वो कौन सी होती है? औपचारिक शिक्षा होती है, जिसे हम किसी शिक्षण संस्था से प्राप्त करते हैं। जैसे कि आप स्कूल से, महाविद्यालय से, विश्वविद्यालय से जो भी आप शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, तो वो कोई ना कोई संस्था से आप प्राप्त कर रहे हैं, वो क्या कहलाती है? औपचारिक शिक्षा कहलाती है। अब ये जो टीचिंग होती है या शिक्षण होता है, ये एक कम्युनिकेशन की तरह होता है। ये कम्युनिकेशन जो होता है, टीचिंग कम्युनिकेशन, ये टीचर और स्टूडेंट के बीच होता है। यानी जो टीचिंग है ये क्या है? एक कम्युनिकेशन है, जो कि किसके बीच हो रहा है? जो कि टीचर और स्टूडेंट के बीच होता है, इन दोनों के बीच होता है, जो कि नॉर्मल कम्युनिकेशन ना होकर कैसा कम्युनिकेशन होता है? इसमें एक गोल होता है, ठीक है, एक लक्ष्य होता है जो कि टीचर को प्राप्त करना होता है, उस गोल को अचीव करना होता है, जिसके लिए उसने टीचिंग को स्टार्ट किया है। कौन सा गोल होता है जिसके लिए उसने टीचिंग को स्टार्ट किया है? क्यों किया है? क्योंकि उसका एक लक्ष्य है कुछ अचीव करने का। तो इसमें क्या होता है? कम्युनिकेशन में एक गोल होता है, ठीक है। अब ये क्या करता है? बच्चों की नॉलेज को बढ़ाता है, उनके विकास में सहायक होता है। तो ये कुल मिलाकर जो टीचिंग एप्टीट्यूड है या टीचिंग है, ये होता क्या है? कम्युनिकेशन की तरह है, जिसमें टीचर होता है और स्टूडेंट होता है। आगे बात करते हैं। एक होता है लर्नर। लर्नर कौन है? लर्नर को ही आप स्टूडेंट कहें या फिर अध्येता कहें या फिर लर्नर कहें, ठीक है। ये कौन है? स्टूडेंट है, जो कि क्या कर रहा है? शिक्षा को प्राप्त कर रहा है। पूरी तरीके से जो शिक्षा है इस पर निर्भर करती है कि ये किस तरीके से शिक्षा को ग्रहण करता है, किस तरीके से उसको प्राप्त करने की कोशिश करता है या प्रयत्न करता है। अब ये जो लर्नर है, इसकी कुछ विशेषताएं भी होती हैं। जो शिक्षा है ये किस तरीके से प्राप्त करेगा? शारीरिक, मानसिक रूप से, यदि इसका उत्तम स्वास्थ्य है तो अच्छे तरीके से शिक्षा को ये प्राप्त कर सकेगा। दूसरा, इसकी कुछ मूलभूत क्षमता या योग्यता होती हैं। अभिप्रेरणा का स्तर इसका कैसा है? इच्छा शक्ति कैसी है? कुछ चीज़ों को जानने की तत्परता कैसी है, ठीक है। इसका कुछ जीवन का उद्देश्य होना चाहिए, कोई गोल होना चाहिए जिसको इसे प्राप्त करना है, जिसके लिए इसने शिक्षा को ये प्राप्त करना चाह रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका लर्नर। आगे बात करते हैं। जो शिक्षा होती है, शिक्षण होता है, इसको कुछ प्रभावित करने वाले फैक्टर होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो फैक्टर, उनके बारे में बात करेंगे। तो देखिए, जो फैक्टर हैं जो प्रभावित करते हैं टीचिंग को, एक होता है शिक्षण का उद्देश्य, ठीक है। दूसरा होता है व्यक्तित्व विभिन्नता, जैसे कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं या टीचर है या लर्नर है, इनके बीच कुछ ना कुछ विभिन्नता होती है, क्योंकि सभी लोगों की मानसिक स्थिति एक जैसी नहीं होती है, सभी में कुछ ना कुछ विभिन्नता पाई जाती है। नियोजित कार्य हो गया, कक्षा में संवेगात्मक स्थिति कैसी है, ये भी डिपेंड करता है। मूल्यांकन तथा प्रगति का शोधबोध कैसा है, शीघ्र बोध कैसा है, ठीक है। भौतिक साधन एवं शिक्षण सामग्रियां कैसी हैं, जो भी हम टीचिंग मेथड्स को अपना रहे हैं वो सब कैसे हैं। शिक्षण का व्यक्तित्व एवं कौशल कैसा है, टीचर जो है या टीचर जो है उसका क्या व्यक्तित्व है और उसका कौशल किस तरीके का है। तो ये सभी जो है शिक्षा को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं, शिक्षण यानी टीचिंग को प्रभावित करने वाले फैक्टर होते हैं। आगे बात करते हैं मूलभूत शिक्षण प्रतिरूप। ये क्या है? जो बेसिक टीचिंग मेथड्स हैं उनके बारे में। कौन कौन से होते हैं बेसिक टीचिंग मेथड्स? तो ये दो तरीके के होते हैं। एक होता है प्रशिक्षक केंद्रित दृष्टिकोण, ठीक है। दूसरा होता है शिष्य केंद्रित या शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षण। तो ये दो तरीके के मॉडल्स होते हैं। एक होता है पेडागोलॉजिकल अप्रोच, दूसरा होता है एंड्रागोजिकल अप्रोच। तो ये दो तरीके के होते हैं। जो प्रशिक्षक केंद्रित दृष्टिकोण है
ये कैसा होता है, ये पूरी तरीके से शिक्षक पर आश्रित होता है। यानी इसमें शिक्षक होता है जिस पर सारा कुछ आश्रित होता है। ठीक है, जैसे कि शिक्षण जो है, इसी पर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया निर्भर करती है, सामग्रियां किस तरीके से निर्भर करता है, इसका पूर्ण नियंत्रण होता है। और शिक्षार्थी जो होता है सीखने के लिए पूरी तरीके से शिक्षक पर आश्रित होता है। यानी जो लर्नर है, जो स्टूडेंट है, वो पूरी तरीके से किस पर आश्रित होगा, टीचर पर पूरी तरीके से डिपेंड होता है। ठीक है, ये होता है प्रशिक्षक केंद्रित दृष्टिकोण। ठीक है, जिस पर स्टूडेंट शिक्षक पर यानी टीचर पर पूरी तरीके से डिपेंड होता है। दूसरा होता है शिष्य केंद्रित या शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षण। ये कौन सा होता है, इसमें क्या होता है, जो शिक्षार्थी यानी जो बच्चा होता है, जो स्टूडेंट होता है या जिसे हम लर्नर कहते हैं, तो ये उस पर आश्रित होता है, उस पर डिपेंड होता है। इसमें जो शिक्षा होती है वो पूरी तरीके से लर्नर पर डिपेंड करती है। ये केवल ज्ञान तक सीमित नहीं होता, बल्कि उसकी जो विवेचना है वहां पर निहित होता है। शिक्षार्थी जो होता है सीखने की गति भी स्वयं ही निर्धारित करता है। शिक्षा का कार्य किस तरीके से उसे सुगम बनाना है, वातावरण किस तरीके से तैयार करना है, ये सब किसी पर निर्भर कर रहा है। तो ये सब शिष्य यानी कि जो लर्नर है या जो अध्येता है उस पर ये निर्भर करता है। तो ये दो तरीके का हमने देखा मॉडल। एक होता है प्रशिक्षक केंद्रित दृष्टिकोण, जिस पर जो लर्नर है, जो स्टूडेंट है, वो पूरी तरीके से किस पर डिपेंड होगा, टीचर पर डिपेंड होता है। और शिष्य केंद्रित या शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षण जो होता है ये पूरी तरीके से शिष्य या स्टूडेंट पर डिपेंडेंट होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। शिक्षण से संबंधित कुछ अवधारणाएं दी हुई हैं, इसके 3 आधार होते हैं। तो ये जो शिक्षण से संबंधित कुछ अवधारणाएं हैं, कुछ कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं। एक तो होता है शिक्षण के 3 आधार होते हैं। कौन कौन से होते हैं, जो एजुकेशन है इसके 3 पिलर्स होते हैं, क्यों, कैसे और क्या। ये इसके 3 जो है पिलर होते हैं। क्यों का उत्तर सबसे महत्वपूर्ण होता है, जो कि दर्शन शास्त्र द्वारा भी दिया गया है। कैसे का उत्तर मनोविज्ञान और क्या का उत्तर समाजशास्त्र द्वारा दिया गया है। तो ये तीनों ही महत्वपूर्ण होते हैं। आगे बात करते हैं आदर्शवाद। आदर्शवाद ये क्या होता है, इसमें जो शिक्षा का मूल उद्देश्य है वो व्यक्ति के नैतिक एवं बौद्धिक सद्गुणों का आधार बनाता है। यानी जो व्यक्ति है वो किस तरीके से उसके मूल्य जो हैं उसको प्रभावित करते हैं, उसके नैतिक मूल्य हो गए, बौद्धिक सद्गुण हो गए, उसके जो मानवता के लिए आवश्यक होते हैं, मोरल वैल्यूज कैसी हैं, उसकी आत्म अनुभूति कैसी है, उसकी आध्यात्मिकता कैसी है, उसकी अनुशासन कैसा है, उसका सेल्फ डिसिप्लिन। ठीक है, तो ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इन सभी पर ये बल देता है। यानी आदर्शवाद को ये बताता है। ठीक है, कुछ अवधारणाएं जो हम पढ़ रहे हैं, कॉन्सेप्ट, ये किससे रिलेटेड है, टीचिंग से रिलेटेड है। एक है प्रकृतिवाद। प्रकृतिवाद जो होता है इसमें प्रकृति को ही शिक्षक माना गया है। क्यों माना गया है, जो पुस्तकीय ज्ञान पर बल दिया गया है। बच्चा यदि वृक्ष पर चढ़ना चाहता है तो ऐसा करने दें, गिरने से उसके भूल जो है उसका एहसास होता है। ये पूरी तरीके से किस पर निर्भर करता है, ये पूरी तरीके से शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षण होता है। यानी कि पूरी तरीके से ये टीचर पर निर्भर करता है कि किस तरीके से उसे शिक्षा को देना है, लर्नर को या विद्यार्थी को किस तरीके से शिक्षा देना है। इसमें क्या होता है, एक वातावरण तैयार होता है। जो शिक्षा का जो वातावरण है छात्र के विकास का, वो इसमें तैयार होता है। एक होता है प्रयोजनवाद। प्रयोजनवाद जो होता है इसमें क्या कहा गया है, इसमें क्रियाशीलता तथा व्यवहारिकता को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। ठीक है, एक होता है अस्तित्ववाद। अस्तित्ववाद जो होता है इसमें क्या कहा गया है कि मेरा अस्तित्व है क्योंकि मैं ऐसा सोचता हूँ, क्योंकि मेरा ये अस्तित्व है इसलिए मैं ऐसा सोचता हूँ। तो ये कहीं ना कहीं व्यक्तिवाद पर बल दिया गया है। ठीक है, इसमें क्या होता है, अपने आप को जानो। शिक्षक का कर्तव्य होता है, शिक्षकों का कर्तव्य ये होता है कि वो छात्रों में मौलिकता, सृजन शक्ति, सक्रियता, मानवतावादी दृष्टिकोण आदि को उत्पन्न करने में उनको सहायक बनाए। यानी कि उनका कुछ अस्तित्व होना चाहिए। योग जैसे कि योग होता है उसमें 8 घटक होते हैं। योग जो होता है इसमें 8 घटक होते हैं। कौन कौन से होते हैं, आत्मनियंत्रण इसमें होता है, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो ये सभी क्या है, कुल मिलाकर कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो कि टीचिंग से रिलेटेड होते हैं। आगे बात करते हैं वेरिएबल्स की। तो टीचिंग के कुछ वेरिएबल्स होते हैं, कुछ चर होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो ये 3 प्रकार के चर दिए गए हैं। वेरिएबल्स 3 होते हैं।
एक होता है स्वतंत्र जिसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, दूसरा होता है डिपेंडेंट वेरिएबल्स, तीसरा होता है इंटरवेनिंग वेरिएबल्स। अब ये क्या होता है, तो देखिए जो पहला है इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, ये पूरी तरीके से टीचर पर निर्भर होता है। टीचर जो होता है वही इसमें क्या होता है, शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक जो होता है वो स्वतंत्र रूप से कार्य करता है, यानी पूरी तरीके से किस पर निर्भर है, टीचर पर निर्भर होता है। वो पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट होकर कार्य को करता है। आश्रित चर इसमें कौन होगा, इसमें स्टूडेंट आपका आ जाएगा। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, घुमा फिरा कर क्वेश्चन आते हैं, तो हम बाद में एमसीक्यू भी आपको कराएंगे। तो आश्रित चर यानी डिपेंडेंट वेरिएबल्स ये किस तरह कैसा होता है आश्रित चर, इसमें पूरी तरीके से छात्र पर ये आश्रित माना जाता है, यानी स्टूडेंट पर ये डिपेंड होता है। शिक्षक पर निर्भर करता है कि उसको जो शिक्षण प्रक्रिया है, शिक्षक द्वारा निर्धारित सभी प्रक्रियाएं जैसे नियोजन, व्यवस्था, प्रस्तुतिकरण के अनुसार उसको कार्य करना है। तो ये किस पर निर्भर करेगा, छात्र पर निर्भर करता है। एक होता है हस्तक्षेप चर जिसे इंटरवेनिंग वेरिएबल्स बोलते हैं। ये किस पर निर्भर करेगा, जो भी हेल्पफुल मेथड होते हैं ये उस पर निर्भर करता है, जैसे कि जो शिक्षण विधियां हो गई, ठीक है, पाठ्य वस्तु हो गई, शिक्षा की प्रक्रिया कैसी है, टीचिंग के मेथड क्या है, क्या उसकी प्रक्रिया होगी, ठीक है, ये सभी क्या है इंटरवेनिंग वेरिएबल्स कहलाते हैं। तो तीन तरीके के वेरिएबल्स हमने देखे, या जिन्हें हम चर कहते हैं। स्वतंत्र चर जो कि टीचर पर डिपेंड होता है, टीचर बच्चे को क्या सिखाता है वो स्वतंत्र रूप से होकर शिक्षण प्रक्रिया को देता है। आश्रित चर जो कि डिपेंडेंट है, जो कि जिसमें जो छात्र है उस पर ये आश्रित माना जाता है, शिक्षक पर निर्भर करता है कि किस तरीके से शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक द्वारा निर्धारित सभी प्रक्रियाएं जो भी नियोजन है, व्यवस्था है या प्रस्तुतिकरण है, उसके अनुसार उसको कार्य करना पड़ता है। तो ये डिपेंड होता है, कौन होता है डिपेंड, स्टूडेंट डिपेंड होता है किस पर होता है, टीचर पर, ठीक है। हस्तक्षेप इंटरवेनिंग, इसमें जो भी हेल्पफुल मेथड है उनका प्रयोग किया जाता है, जैसे कि शिक्षण विधियां हो गई, पाठ्य वस्तु होगी, पाठ्यक्रम हो गया, या शिक्षा को हम किस तरीके से हमें देना है, तो ये सभी इसमें आ जाता है। तो ये तीन तरीके के वेरिएबल्स होते हैं, कई बार आपके एग्जाम में भी पूछे गए हैं। अब ये जो शिक्षण है इसमें जो चरों के विभिन्न कार्य भी आते हैं, पूछ लिए जाते हैं। चर यानी कि वेरिएबल्स, इनके कुछ विभिन्न कार्य होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एक होता है निदानात्मक क्रिया, डायग्नोस्ट फंक्शन, दूसरा होता है उपचारात्मक क्रिया, तीसरा होता है मूल्यांकन क्रिया। निदानात्मक क्रिया क्या होता है, इसमें यह जो कार्य होता है ये किसी मान्यता पर आधारित होता है। इसमें जो छात्र होता है इसमें, जो कि शिक्षक की भूमिका ज्यादा इसमें सक्रिय मानी गई है, यानी जो टीचर है उसकी भूमिका इसमें ज्यादातर मानी गई है। क्यों मानी गई है कि वो जो भी पाठ्य वस्तु है वो छात्र दोनों पर ही ध्यान देता है, इस बात का ध्यान रखता है कि छात्र को क्या आता है क्या नहीं आता है, तो कहीं ना कहीं वो उनका निदान करता है। जो भी वो शिक्षा दे रहा है स्टूडेंट को, तो टीचर का कर्तव्य बनता है कि किस तरीके से उसको निदान करना है, किस तरीके से उसको डायग्नोस करना है, जो भी उसने शिक्षा स्टूडेंट को दी है, कितना उसे आता है कितना नहीं आता है। उपचारात्मक क्रिया, इसमें क्या होता है, निदानात्मक दृष्टिकोण से छात्रों की कई कमियां शिक्षक के सामने आती हैं, फिर क्या करता है शिक्षक जो होता है उन कमियों को दूर करने का प्रयास इसमें करता है। तो ये आ जाता है उपचारात्मक क्रिया, कहीं ना कहीं एक तरीके से उपचार इसमें किया जाता है, जो भी स्टूडेंट है, जो भी छात्र है उसमें क्या कमियां हैं उनके बारे में जानकर उनका निदान करता है या उनका उपचार करता है। मूल्यांकन क्रिया, इसमें क्या होता है, मूल्यांकन किया जाता है, जो भी कमियां रह गई हैं या जो भी जब वो कोई लेक्चर लेता है, जो अध्याय पढ़ाता है, उसके बाद उसका मूल्यांकन करता है, क्या उसमें कमियां रही हैं, किस तरीके से बच्चों को समझ में आया, क्या पढ़ाना है। तो ये तीनों ही क्या है, इनके कार्य होते हैं, निदानात्मक, उपचारात्मक और मूल्यांकन क्रिया। आगे बढ़ते हैं। अब कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कि आपके जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो ऑब्जेक्टिव्स हैं ये किसके द्वारा दिए गए हैं, ब्लूम्स, गैग्ने एंड ब्रिग्स के द्वारा ये दिए गए। तो ये जो ऑब्जेक्टिव है किस तरीके के ऑब्जेक्टिव हैं, ये निर्देशात्मक उद्देश्य हैं, जो कि ब्लूम के द्वारा दिया गया है, गैग्ने और ब्रिग्स के द्वारा भी दिया गया है। तो इसमें देखते हैं पहले हम ब्लूम के द्वारा क्लासिफिकेशन, कई बार यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो ब्लूम ने जो क्लासिफिकेशन दिया है इसमें 3 H को इसमें बताया है, कौन कौन से, एक होता है हेड, एक होता है हार्ट और एक होता है हैंड। हेड यानी कि
ज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र, हार्ट यानी कि भावनात्मक, और हैंड यानी कि मनोसंचालित ज्ञान क्षेत्र। तो 3 तरीके का इन्होंने बताया है, कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन। तो 3 तरीकों को आपको पढ़ना है। कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, इन तीनों को ही आपको ध्यान में रखना है। हेड, हार्ट और हैंड, 3 तरीके के एच को बताया है, कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन, साइकोमोटर डोमेन। तो इनको हम देख लेते हैं। जो ज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र है, कॉग्निटिव डोमेन है, इसमें इन्होंने छह को बताया है, 6 स्तरों में इसे विभाजित किया है। कई बार इनको इसमें क्या पूछता है, सीक्वेंस पूछता है, मीनिंग पूछता है, तो दोनों को ही आपको ध्यान में रखना है। तो सीक्वेंस भी कभी आपसे पूछ सकता है, साथ ही साथ पूछ सकता है कि कितने इन्होंने जो विभाजित किया है, कितने क्षेत्रों में विभाजित किया है ज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र को। तो आपको बताना है 6 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से? एक होता है नॉलेज, ठीक है, दूसरा है बोध, तीसरा है उपयोग और विश्लेषण, फिर है संश्लेषण और फिर है मूल्यांकन। तो 6 भागों में विभाजित किया गया है। अब ये नॉलेज क्या है? तो ये मूल रूप से जानकारी या सामग्री को याद रखने से संबंधित होती है। कोई भी जानकारी आप प्राप्त करते हैं, कोई भी मूल सामग्री है, उसके बारे में याद रखने से संबंधित होती है। बोध यानी कि कॉम्प्रहेंशन, ये क्या होता है? किसी भी स्तर सामग्री का अर्थ समझने की क्षमता से संबंधित होता है। ठीक है, उपयोग किस तरीके से करना है? एप्लीकेशन, यह अमूर्त या भावनात्मक ज्ञान को मूर्त या व्यवहारिक रूप में लाए जाने से संबंधित होती है। किस तरीके से उसका उपयोग हमें करना है, किस तरीके से उसको अप्लाई करना है, तो ये इसमें हेल्प करती है। विश्लेषण, एनालिसिस, ये क्या होता है? तो देखिए, प्राप्त जो भी सूचना है, जो भी घटक है, उसको इस प्रकार से विभाजित करना ताकि उसका जो अर्थ है वो हमें उचित ढंग से समझ आ सके। फिर उसको सिंथेसिस, संश्लेषण किया जाता है। ये किस पर निर्भर करता है? तो ये जो कंबाइन किए गए हैं घटक, उन पर निर्भर करता है ताकि जो समग्र सोच है उसको विकसित किया जा सके और उसके विश्लेषण स्तर का विलोम भी माना जा सके। इवैल्यूएशन यानी मूल्यांकन, जो भी प्रयुक्त तरीके अपनाए गए हैं उन सामग्रियों का मूल्यांकन किया जाता है। तो ये सभी चीजें आपको याद रखनी है ज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र के अंदर। नॉलेज, बोध, उपयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। कई बार सीक्वेंस पूछा जाता है इनका, और ये किसके अंतर्गत आ रहे हैं? कॉग्निटिव डोमेन यानी ज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र के अंतर्गत आता है। दूसरा होता है भावनात्मक ज्ञान क्षेत्र, हार्ट। ठीक है, इसमें क्या आता है? अफेक्टिव डोमेन में इसमें पांच दिए गए हैं, जिनमें विभाजित किया गया है 5 स्तरों में। तो जो भी हम ज्ञान क्षेत्र के अंतर्गत मुख्य रूप से मनोदृष्टि या मनोभाव या प्रेरणा, शिक्षण प्रक्रिया, इनकी सहभागिता जो भी हम सीखते हैं, उनका महत्व और जीवन में अनुशासन, मूल्यों को समावेशित कैसे किया जाए, ये सभी इसमें आता है। जैसे कि आग्रहण यानी रिसीविंग, सुनने की इच्छा, ठीक है, प्रतिक्रिया, रेस्पॉन्स देना, उस सहभागिता की इच्छा उसमें रखना, आकलन करना, जो भी हम सीख रहे हैं उनका क्या महत्व है हमारी लाइफ में। जो भी हम मान लीजिए कोई लेक्चर ले रहे हैं क्लास में, उसका क्या महत्व है, किस तरीके से हमें उसको, अपनी नॉलेज को कहाँ पर प्रयोग करना है, कहाँ पर उसका यूज करना है, ये इसमें आ जाता है। संयोजित करना, उसको किस तरीके से संयोजित करना है, और कैरेक्टराइजेशन, ये सभी इसमें आ जाते हैं। किसके अंतर्गत? भावनात्मक ज्ञान क्षेत्र के अंतर्गत, अफेक्टिव डोमेन। तो ये सब भी आपको सीक्वेंस से ही याद करने हैं। आगे बात करते हैं मनोसंचालित ज्ञान क्षेत्र, साइकोमोटर डोमेन। इसमें क्या क्या आता है? प्रतिरूपता आ जाता है। पहले किसी को देखते हैं, फिर उस पर हम काम करते हैं। जैसे कि कोई भी कार्य टीचर कर रहा है, ठीक है, अब हमने टीचर को देखा, वो किस तरीके से उस कार्य को कर रहा है, फिर हम उस कार्य को देखते हैं, सीखते हैं, तो ये क्या आ जाता है? प्रतिरूपता के अंतर्गत आ जाता है। कार्य साधन व हस्त कौशल, ये कब आता है? जब हम खुद से उस कार्य को करते हैं, कोशिश करते हैं उस कार्य को खुद से करने की, जो हमने सीखा है। ठीक है, परिशुद्धता यानी कि जो हमने कार्य करा है तो उसको हम अच्छे तरीके से उसमें सुधार लाएं, शुद्धता लाएं। जैसे आपने एक कहावत सुनी होगी, करत करत अभ्यास के जड़मत हो सुजान। तो एक कार्य को जब हम बार बार करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं शुद्धता आती है, सुधार होता है। तो ये आ जाएगा। फिर है स्पष्ट अभिव्यक्ति। ये क्या होता है? जब हम किसी प्रयास को लगातार करते रहते हैं तो उस अभ्यास पर हम निर्भर करता है कि किस तरीके से हम उसको कार्य को कर रहे हैं।
ठीक है। प्रगतिकरण यानी कि अब क्या हो गया, उस कार्य के हमने अडॉप्ट कर लिया, उसमें हम कुछ मॉडिफाई भी कर सकते हैं, नई नई तकनीकों से उसे डिजाइन कर सकते हैं, जो कि हमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सिखाता है। तो ये सब क्या है, मनोसंचालित ज्ञान क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इनको भी आपको सीक्वेंस से ही करना है। फिर आगे चलते हैं, गैग्ने एंड ब्रिग्स के अनुसार इन्होंने क्या कहा है, तो इन्होंने भी पांच क्षेत्रों में इसे विभाजित किया है। अब इसमें इन्होंने क्या कहा है, बौद्धिक कौशल को बताया है, ठीक है, ज्ञानात्मक रणनीतियां इन्होंने बताई हैं, मौखिक सूचना हो गया, संचालक तंत्र और शारीरिक क्षमता, मनोदृष्टि। बौद्धिक कौशल जैसे कि हम किसी कौशल को, किसी समस्या को किस तरीके से सुलझाते हैं, किस तरीके से नए नियमों को सीखते हैं, उसकी अवधारणा को किस तरीके से सीखते हैं, तो ये बौद्धिक कौशल के अंतर्गत आता है। ज्ञानात्मक रणनीतियां, जो भी हम कार्य कर रहे हैं, व्यक्ति स्वयं के शिक्षण, स्मरण शक्ति और विचार कौशल को किस तरीके से विकसित करता है, किन विधियों को वो, किन तकनीकों को वो समावेशित करता है। ओरल, मौखिक सूचना, इसके अंतर्गत किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त किए गए ज्ञान का आयोजन किस तरीके से उसे करना है, जैसे कि हमने किसी टीचर से जो भी ज्ञान प्राप्त किया है उसका आयोजन अब हमें किस तरीके से करना है, वो इसके अंतर्गत आ जाता है। संचालक तंत्र और शारीरिक क्षमता, इसके अंतर्गत जब मस्तिष्क, तंत्रिका प्रणाली और जो भी नर्वस सिस्टम है, इसके तहत जो भी हम कार्य करते हैं उनमें हमें किस तरीके से सामंजस्य स्थापित करना आता है या नहीं आता है, तो वो इसके अंतर्गत आ जाता है। वो हमारी मोटर स्किल्स कहलाती हैं। जो भी हमने कार्य सीखा है उसको हम किस तरीके से सामंजस्य उसमें बैठाते हैं। मनोदृष्टि, एटीट्यूड आ जाता है, किसी व्यक्ति की आंतरिक या मानसिक स्थिति को ये व्यक्त करता है। तो इन्होंने 5 स्तरों में इसे विभाजित किया है। आगे बात करते हैं, शिक्षण के विभिन्न स्तर होते हैं, कौन कौन से होते हैं, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार यहाँ से क्वेश्चन आया है। कौन कौन से लेवल होते हैं, डिफरेंट लेवल दिए गए हैं टीचिंग के। एक होता है स्मृति यानी मेमोरी लेवल, ठीक है, एक होता है स्मृति यानी मेमोरी लेवल, अवबोध यानी अंडरस्टैंडिंग लेवल, और तीसरा होता है रिफ्लेक्टिंग यानी चिंतन लेवल। अब ये क्या है, इनको एक एक करके जानते हैं। स्मृति लेवल यानी मेमोरी लेवल, ये किसने दिया है, तो ये हर्बर्ट द्वारा दिया गया है। कई बार यहाँ से क्वेश्चन आया है, मिलान करने के लिए क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो स्मृति स्तर है, जो मेमोरी लेवल है, ये किसने दिया है, तो हर्बर्ट ने ये दिया है। अब ये जो है स्मृति, ये क्या होता है, ये जो भी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है उसका प्रारंभिक चरण होता है, जो भी अभी हम कुछ मेथड पढ़ेंगे, जैसे टीचर सेंटर्ड मेथड होता है, तो ये उसी तरीके से होता है। ये पूरी तरीके से टीचर सेंटर्ड होता है, क्योंकि इसमें टीचर होता है। जिस तरीके से आपने देखा होगा जब हम नर्सरी क्लास में थे, फर्स्ट क्लास में थे, तो क्या होता था, जो टीचर हमें बताता था हमें उसी तरीके से सीक्वेंस में उन चीजों को लिखना होता था, ठीक है। जैसे हमने 1 2 पढ़े, जो भी हमें ABCD पढ़े, जो भी कुछ पढ़ा, तो हमें जैसे टीचर ने बताया बिल्कुल सेम वैसे ही सीक्वेंस में हमें लिखना होता था। तो ये क्या है, मेमोरी लेवल है, जो पूरी तरीके से टीचर सेंटर्ड कहलाता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इसमें रूट लर्निंग होती है। रूट लर्निंग यानी कि जो भी इस लेवल में जो भी हम रटते हैं, रटकर जो भी कार्य करते हैं वो इसके अंतर्गत आ जाता है। फिर दूसरा होता है आपका, दूसरा है अवबोध या ग्रहण शक्ति स्तर यानी अंडरस्टैंडिंग लेवल। अंडरस्टैंडिंग लेवल किसने दिया, तो ये मॉरिसन ने दिया। यहाँ से ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इन तीनों को ही आपको याद रखना है, कौन सा मेथड किसके द्वारा दिया गया। स्मृति लेवल हर्बर्ट के द्वारा दिया गया, अवबोध यानी अंडरस्टैंडिंग लेवल ये किसके द्वारा, मॉरिसन के द्वारा दिया गया। अब इसमें क्या होता है, टीचर, ये भी टीचर सेंटर्ड होता है, लेकिन इसमें जो स्टूडेंट होता है वो खुद के कुछ एग्जाम्पल दे पाता है। जैसे कोई भी उसे कार्य दिया गया है, अब वो खुद से लिखने का प्रयास करता है, उसमें कुछ खुद के शब्दों से वो लिखता है, खुद के शब्दों को, खुद के एग्जाम्पल उसमें देता है। तो ये भी होता टीचर सेंटर्ड ही है, लेकिन इसमें जो स्टूडेंट है वो अपनी समझ के अनुसार कुछ चीजें उसमें ऐड कर देता है, जैसे कुछ एग्जाम्पल उसे देना, अपने शब्दों में कुछ बातों को लिखना। तो ये क्या है, ये अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है, जो कि टीचर सेंटर्ड ही होता है, ठीक है। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तीसरा है चिंतन या विमर्शी स्तर, रिफ्लेक्टिव लेवल। ये किसके द्वारा दिया गया, तो ये हंट के द्वारा दिया गया। अब हंट के द्वारा जो दिया गया, इसमें क्या होता है, इसे हम
प्रॉब्लम लेवल भी कहते हैं, क्योंकि अब इसमें क्या होता है, ये काफी क्रिटिकल थिंकिंग, यानी खुद जो भी प्रॉब्लम है उसको खुद से ही सॉल्व करना, ये कौन सा होता है, ये स्टूडेंट सेंटर्ड होता है। ठीक है, स्टूडेंट सेंटर होता है। अब इसमें क्या करता है, जो टीचर है वो क्या करता है, स्टूडेंट को या लर्नर को कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दे देता है। अब उसे खुद से ही उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ठीक है, खुद से ही जो सीखा है उसने उसको किस तरीके से उसे अप्लाई करना है, खुद से ही उसे सोचना है और कहाँ पर उस तरीके उसको अप्लाई करना है जो भी उसने सीखा है, तो ये खुद से ही करता है। इसे प्रॉब्लम लेवल भी कहते हैं, या क्रिटिकल थिंकिंग इसमें होती है। स्टूडेंट सेंटर्ड ये होता है, और ये किसके द्वारा दिया गया, ये हंट के द्वारा दिया गया। इसमें जो उच्चतम स्तर होता है, स्मृति एवं ग्रहण स्तर दोनों इसका आधार होते हैं। ठीक है, इसमें समस्या यानी प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉर्ट आउट करना है, ये पूरी तरीके से किस पर निर्भर करता है, स्टूडेंट पर निर्भर करता है। और ये कैसा होता है, स्टूडेंट सेंटर्ड या प्रॉब्लम सेंट्रिक ये होता है। ठीक है, और इसमें ये जो होता है कक्षा का वातावरण इसमें कैसा होता है, ओपन होता है, इंडिपेंडेंट होता है। तो ये सभी इसमें होता है, मुक्त और स्वतंत्र रूप से होता है, क्योंकि इसमें टीचर नहीं होता है। इसमें छात्र को खुद से ही प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो ये हमने 3 लेवल देखे, आई होप आपको समझ आ गए होंगे। 3 लेवल कौन कौन से हैं, मेमोरी है, अंडरस्टैंडिंग है, रिफ्लेक्टिव है। ठीक है, मेमोरी में टीचर सेंटर्ड होता है, अंडरस्टैंडिंग में भी टीचर लेवल टीचर सेंटर्ड होता है, और चिंतन रिफ्लेक्टिव में कौन होता है, स्टूडेंट सेंटर्ड इसमें होता है। तो ये तीनों हमने देखे। आगे बात करते हैं टीचिंग मेथड्स की। अब टीचिंग मेथड्स हमें देखने हैं कौन कौन से होते हैं टीचिंग मेथड्स। एक होता है अध्यापक केंद्रित पद्धति, जिसमें कौन कौन सा आता है, जिसे हम टीचर सेंटर्ड मेथड कहते हैं। दूसरा होता है मिक्स्ड मेथड, जिसमें टीचर भी होता है, स्टूडेंट भी होता है। तीसरा होता है लर्नर सेंटर्ड मेथड या स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड भी हम इसे कह सकते हैं। तो इनको हम जानते हैं कौन कौन से इसमें आते हैं। तो देखिए, जो अध्यापक केंद्रित पद्धति होती है या टीचर सेंटर्ड मेथड होता है, इसमें जो टीचर होता है वही सब बच्चों को सिखाता है, और बच्चे क्या होते हैं, स्टूडेंट क्या होते हैं, जो भी टीचर उन्हें बता रहा है, जो भी उसे नॉलेज दे रहा है, टीचर जो भी स्टूडेंट्स को नॉलेज देता है वो उन्हें उसी तरीके से एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये कैसा होता है, टीचर सेंटर्ड होता है। इसमें टीचर होता है और स्टूडेंट का कार्य है जो भी नॉलेज टीचर ने दी है वो उसी तरीके से उसको एक्सेप्ट कर ले। ठीक है, इसमें कौन कौन से आते हैं, व्याख्यान लेक्चर मेथड आता है। आपने भी बहुत सारे लेक्चर किए होंगे, जो भी टीचर आपको बता रहा रहता है आप सुनते रहते हैं, उसको समझते रहते हैं। तो ये लेक्चर मेथड हो गया। ठीक है, लेक्चर एंड डेमोन्स्ट्रेशन स्ट्रेटजी इसमें आ जाएगा। टीम टीचिंग होती है इसमें, जैसे कि कोई समूह शिक्षण इसमें दिया जाता है, 8-10 लोग का ग्रुप ले जाकर कहीं भी उनको समझाया जाए, उनको उस तरीके से टीच किया जाए। टेलीविजन या वीडियो प्रस्तुति इसमें आ जाएगा। समूह शिक्षा रिव्यू आ जाएगा इसमें। ठीक है, क्वेश्चन एंड आंसर मेथड इसमें आता है। तो ये क्या है आपका टीचर सेंटर्ड मेथड ये होता है। दूसरा है मिक्स्ड। इस मिक्स्ड में क्या होता है, इसमें टीचर भी होगा, ठीक है, और स्टूडेंट भी होगा, यानी दोनों ही इसमें होंगे। जैसे कि ग्रुप डिस्कशन हो गया, ग्रुप डिस्कशन करते हैं, कोई भी प्रॉब्लम है उसके ऊपर सेमिनार इसमें होते हैं जहां पर टीचर से क्वेश्चन कर सकता है स्टूडेंट। पैनल डिस्कशन इसमें होते हैं, ब्रेन स्टॉर्मिंग होता है इसमें। अब ये जो ब्रेन स्टॉर्मिंग है ये होता क्या है, तो देखिए इसमें क्या होता है, एक छात्रों के सामने एक प्रॉब्लम दी जाती है छात्रों को कि इसको आपको सॉल्व करना है, इस पर विचार करना है, इस पर जो भी आप लोगों के विचार है वो आपको बताने हैं, इस पर आपको वार्तालाप करना है, वाद विवाद होता है, ये इसके अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, परियोजना मेथड होती है, प्रोजेक्ट मेथड इसमें होते हैं, जो भी प्रोजेक्ट अपनाए जाते हैं जिसमें टीचर भी हेल्प करता है और स्टूडेंट भी होता है। ठीक है, अनुशिक्षण विधि इसमें आ जाती है, केस स्टडी हो गया, रोल प्लेइंग, ठीक है, डेमोन्स्ट्रेशन ये प्रदर्शन ये आ जाता है। शिक्षार्थी केंद्रित, यानी कि इसमें क्या है, इसमें लर्नर होगा जो कि लर्नर सेंटर्ड मेथड होगा। अब इसमें जो स्टूडेंट है उसी को अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, इसमें टीचर्स को नहीं बताता है किस तरीके से करना है। अब इसमें क्या होगा, जो स्टूडेंट है उसको
किस तरीके से कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, पूरी तरीके से ये किस पर निर्भर करता है, शिक्षार्थी पर निर्भर करता है। जो भी अभी तक उसने नॉलेज को प्राप्त किया था उसको किस तरीके से अप्लाई करना है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। तो इसमें असाइनमेंट आ जाता है, आपका प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस आ जाते हैं, और क्या आता है कंप्यूटर इसमें कंप्यूटर आधारित शिक्षण इसमें आ जाएगा, ठीक है। परस्पर संवादात्मक वीडियो इसमें आ जाएगी, इंटरैक्टिव वीडियोस, और क्या आएंगे इसमें ओपन लर्निंग इसमें आ जाता है, सतत अनुकरण सिमुलेशन इसमें आ जाएगा, ठीक है। ह्यूरिस्टिक मेथड इसमें आएगा, डिस्कवरी मेथड इसमें आ जाएगा। तो ये सभी किसके अंतर्गत है, तो ये सभी आपके आ जाते हैं लर्नर सेंटर्ड मेथड के अंतर्गत। फिर इसमें कुछ शिक्षण के महत्वपूर्ण कारक शिक्षण सूत्र इसमें दिए गए हैं। कौन कौन से हैं कि जो शिक्षा है ये कैसी होती है, शिक्षण कैसा होता है, कौन कौन से इसमें शिक्षण सूत्र होते हैं। तो यहाँ से भी कई बार आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो शिक्षा होती है, अब शिक्षण को चाहिए कि जो शिक्षा दी जा रही है, टीचर को चाहिए जो भी टीचिंग उनको दी जा रही है वो कैसी होनी चाहिए, सरल से जटिल की ओर होनी चाहिए। यानी जो भी पाठ्य सामग्री है पहले वो ही सिखाना चाहिए बच्चों को, जिसे वो सरल तरीके से समझ सकें, बच्चों का उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए, उनकी रुचि बनी रहे, और उसके आसपास के कुछ उदाहरण बच्चों को देने चाहिए जिससे कि उनकी रुचि को विकसित किया जा सके, और फिर जटिल से जटिल की तरफ जाया जाता है, ठीक है। ज्ञात से अज्ञात की ओर, इसमें क्या होता है, छात्रों को पहले वो बातें बतानी चाहिए जिनका छात्रों को पहले से ही ज्ञान है, फिर उनको नवीन ज्ञान की तरफ ले जाया जाता है। यानी पहले उनको एक आधार बनाकर किस तरीके से जो भी वो चीजें जानते हैं उनके बारे में बताना चाहिए, फिर जो भी नया ज्ञान उन्हें देना है उसकी तरफ जाया जाता है, यानी ज्ञात से अज्ञात की ओर। फिर है मूर्त से अमूर्त की ओर। इसका अर्थ होता है कि पहले छात्रों को उन पदार्थों के बारे में बताना चाहिए जिनको वो देख सकते हैं, जो मूर्त रूप से होते हैं, और बाद में अन्य के बारे में उन्हें बताया जाता है, ठीक है। अनिश्चित से निश्चित की ओर। तो इसमें क्या होता है, शिक्षण के प्रारंभ में छात्रों के विचारों में अस्पष्टता होती है, धीरे धीरे उनमें परिपक्वता आती है। शिक्षक का कार्य होता है कि उनकी जो भी शंकाएं हैं, जो भी उनके डाउट्स हैं उनका निवारण करना, ठीक है। विशेष से सामान्य की ओर जाया जाता है, जो भी पहले छात्रों के सामने विशिष्ट उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं, फिर उसके बाद सामान्य उदाहरण उन्हें दिए जाते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं मनोवैज्ञानिक तार्किक, ठीक है। मनोवैज्ञानिक से तार्किक की ओर। इसमें क्या होता है, पहले वह पढ़ाया जाता है जो छात्रों की योग्यता एवं रुचि के अनुकूल हो, बाद में उन्हें तार्किक क्रम में ध्यान दिलाया जाता है। यानी पहले जिनमें उनकी इंटरेस्ट हो, जिनमें उनकी रुचि हो, उन चीजों को बताया जाएगा, उन उदाहरणों को दिया जाएगा, बाद में उनको अन्य तार्किक उदाहरण दिए जाते हैं, या तार्किक तरीके से उन्हें पढ़ाया जाता है। विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। इसमें क्या होता है, जो विश्लेषण और संश्लेषण है ये एक दूसरे के पूरक ही होते हैं। इसमें जो भी ज्ञान है स्पष्ट तरीके से बच्चे को निश्चित व सुव्यवस्थित ज्ञान इसमें दिया जाता है, ठीक है। पूर्ण से अंश की ओर। इसमें क्या होता है, जो छात्र है पहले उसको, जैसे शिक्षक जो होता है, कोई जो भी सामग्री है, जो भी विषय वस्तु है उसको पूरी तरीके से बच्चे के सामने रख दे, फिर उसके बारे में धीरे धीरे एक एक पार्ट करके उनका बताया जाए कि किस तरीके से विभिन्न भागों के बारे में उसको ज्ञान दिया जाता है। तो ये क्या होता है, पूर्ण से अंश की ओर ज्ञान कहलाता है, ठीक है। इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है, जैसे हम किसी वृक्ष को देखते हैं तो पहले हम वृक्ष के बारे में जानते हैं, उसके तने के बारे में, फिर शाखाओं के बारे में, फिर उनके पत्तों के बारे में। तो ये कहीं ना कहीं पूर्ण से अंश की ओर ले जाता है, ठीक है। प्रकृति का अनुसरण इसमें आ जाएगा, इंद्रियों का प्रशिक्षण इसमें आ जाएगा, ठीक है। इंद्रियों का प्रशिक्षण यानी जो ट्रेनिंग ऑफ सेंसेस है, मॉन्टेसेरी और फ्रेबेल का सिद्धांत इसमें होता है। इन्होंने 5 इंद्रियों जैसे आंख, कान, नाक, जीवा, त्वचा, इनको ज्ञान का प्रवेश मार्ग बताया गया है। तो ये सभी इसके अंतर्गत आ जाएंगे, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा सारा कुछ। इसमें हमने जो देखा, कॉन्सेप्ट देखा कि शिक्षण अभिक्षमता होती क्या है। शिक्षण अभिक्षमता के अंतर्गत फिर हमने देखा कि जो इसके वेरिएबल्स भी देखे हमने, ठीक है, और क्या जो इसको प्रभावित करते हैं कार्य, लर्नर क्या है,
ठीक है। शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, मूलभूत इसके जो शिक्षण प्रतिरूप है वो कौन से हैं, बेसिक टीचिंग मेथड कौन से होते हैं, जिसमें कौन होता है, इसमें टीचर सेंटर्ड होता है, और कौन होता है, स्टूडेंट सेंटर्ड इसमें होता है। 3 आधार इसके हैं, क्यों, कैसे, क्या, और क्या है इसमें, आदर्शवाद, प्रगतिवाद, प्रयोजनवाद, अस्तित्ववाद, ये सभी इसमें आ जाएंगे। ठीक है। वेरिएबल्स इसके देखिए, स्वतंत्र चर जिसमें टीचर सेंटर्ड होता है, आश्रित चर जिसमें स्टूडेंट होता है, टीचर पर डिपेंड। ठीक है। इंटरवेनिंग जिसमें कुछ हेल्पफुल मेथड्स का हम प्रयोग करते हैं। ठीक है। शिक्षण चरों में विभिन्न कार्य हमने देखे। फिर इसके बाद हमने कुछ जो ब्लूम्स और गैगने और ब्रिक्स के अनुसार जो भी ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं, निर्देशात्मक उद्देश्य दिए गए हैं, उनके बारे में जाना। ठीक है। तो ये सभी भी आप सीक्वेंस से याद रखिएगा, इनके मीनिंग क्या है इनको आप याद रखिएगा। कुल मिलाकर ये जो आपकी यूनिट है इसको बस आपको समझना है, और कुछ चीजें जो हैं उनको आपको याद रखना है, जैसे जो लेवल्स हैं वो किन के द्वारा दिए गए उनको सीक्वेंस आपको याद रखना है, बाकी सारा कुछ समझने का होता है। ये जो एग्जाम है आपका, तो ये एक ऐसा एग्जाम है जिसमें आपने पढ़ लिया, ठीक है, चीजों को समझ लिया, देख लिया। अब जो क्वेश्चन आते हैं वो ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि खुद की समझ से ही वो किए जाते हैं। आपने पढ़ लिया, ठीक है, समझ लिया, क्वेश्चन इतने घुमा फिरा कर होते हैं कि आपको खुद से ही वो समझकर करने होते हैं। इसके बाद जो आपकी क्लास होगी उसमें हम लोग अभी मूल्यांकन इसमें रह गया है। इस यूनिट में आपका टीचिंग एप्टीट्यूड में मूल्यांकन के साथ साथ जो भी प्रीवियस ईयर में आपके क्वेश्चन आए हैं उन सभी को वहां पर करा दिया जाएगा। और अगर किसी को इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। थैंक यू।